मैं 22 साल हॉस्टल में रही, तो 22 साल अपने परिवार से मैं दूर रही। मुझे परिवार मतलब सिर्फ मैं 2 महीने अपने परिवार को देखती थी। बहुत शौक था सीखने का और स्कूल में टाइम अवेलेबल था। मुझे लगता था कि जब चीज़ें अवेलेबल हैं और मैं कर सकती हूँ, जाके कर सकती हूँ, तो मैं क्यों ना सीखूँ। डिफ़िकल्ट नहीं कहूँगी बिकॉज़ अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, जी। राइट? इफ़ आई कैन डू इट, यू कैन डू इट। ओके, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आरटीटी और नए गेस्ट के साथ नया पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। तो अनुराधा मैम जी, कैसे हैं आप? थैंक यू, अच्छी हूँ। ओके, स्टार्ट करते हैं मैम आपके डिस्क्राइब करने से, बट ज़्यादा फोकस करेंगे आपके स्टूडेंट लाइफ में, क्योंकि जो हमारा पॉडकास्ट देखते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं और उनको सीखना है कि जो स्टूडेंट होते हैं उनकी लाइफ में जब वो फेजेस आते हैं कि जब उन्हें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं तो क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं आपके स्टूडेंट लाइफ से। मैं अपने परिवार में इकलौती बेटी हूँ और जी। 4 भाई हैं मेरे। और मेरे बाबा जो थे वो फ्रीडम फाइटर थे, बाबा दादी दोनों ही फ्रीडम फाइटर थे मेरे। तो आप समझते हैं ना, फ्रीडम फाइटर के परिवार में एक अलग सा माहौल होता है। जब भी मैं उठती थी तो हमेशा दादी का रामायण पढ़ने की आवाज़ मेरे कानों में गूंजती थी। वही आवाज़ सुन के मैं उठा करती थी। तो बचपन से एक माहौल जो है वो थोड़ा अलग होता है, आपको थोड़े संस्कार डिफरेंट मिलते हैं आपके। जी। और चूँकि मैं इकलौती बेटी थी तो थोड़ा प्यार ज़्यादा मिलता रहा हमेशा। और बचपन से मैंने देखा कि मेरे पढ़ाई के ऊपर मेरे पिताजी ने और मेरे बाबा दादी ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। और जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी माँ 15 साल की थी, तो मुझे मेरी नानी ले गई थी अपने अपने साथ, क्योंकि मेरी माँ बहुत छोटी थी मुझे संभालने के लिए। तो नानी से मेरा कनेक्शन, तो जब मैं पहली बार पैदा हुई थी तो मैं अपनी नानी के हाथों में थी, उनके आँखें खोली थी तो पहली बार नानी को देखा था। तो मैं नानी को ही माँ समझती थी कि मेरी माँ है। और ज़िंदगी भर ऐसा ही रहा। जब वो गुज़री बॉम्बे में, मैंने आज तक बम्बई नहीं छोड़ा सिर्फ उनकी वजह से, क्योंकि वो यहाँ उनके साथ मैं यहाँ रहती थी। और जब उन्होंने आखिरी सांस ली तो उन्होंने मेरे हाथों में ही अपना आँखें बंद किया उन्होंने। तो एक रिश्ता था। तो कमिंग बैक टू माय लाइफ अगेन, मैं इकलौती बहन थी अपने चारों भाइयों की। तो भाइयों की तरह ही पापा कपड़े पहनाते थे, बाल भी उसी तरह से कटता था। तो सब जो मेरा रहन सहन था सब लड़कों की तरह होता था। तो मुझे समझ नहीं आता था कि क्या डिफरेंस है, बिकॉज सब पाँचों भाई बहन ऐसे लाइन में खड़े कर दिए जाते थे और सब सेम, जैसे बाल उनके कटते थे मेरे भी कटते थे, कपड़े जैसे उनके आते थे मेरे भी जनरली उस तरह से आते थे। कभी कभी माँ मेरी अलग सा लड़की का कुछ ऐसा, तो हमेशा एहसास नहीं हुआ वो डिफरेंस का। और चूँकि मेरी फैमिली रायबरेली से बिलोंग करती है, पर वो लोग मेरे पूर्वज लोग पिंडदान करने गया गए थे, तो फिर वहीं जा कर के बस के गया में ही। हाँ, उनको अच्छा लगा तो गया में ही रहने लगे। तो जब मैं थोड़ी बड़ी हो रही थी तो मेरे पिताजी को लगा कि उतना उस जगह में एजुकेशन का उतना अच्छा नहीं था। मेरे बाबा मेरी बुआ को वनस्थली करके एक स्कूल है राजस्थान में, वहाँ पढ़ाना चाहते थे। तो चूँकि मेरे बाबा पढ़ा नहीं पाए थे, तो मेरे पिताजी का था कि चूँकि बाबा का अरमान था, इच्छा थी, तो उन्होंने मुझे वहाँ भेजने का कोशिश किया। अब आप सोचिए, बिहार से राजस्थान गया जाना 3 दिन का वक्त लगता था ट्रेन में। तो मैं बहुत छोटी थी मैं। मुझे याद है जब पापा मुझे पहली बार हॉस्टल छोड़ के जा रहे थे तो मैंने उनका कुर्ता पकड़ लिया था, बिकॉज़ आई वाज़ वेरी स्मॉल। पर अगर मेरे पिताजी ने टर्न करके नहीं देखा, बिकॉज़ उन्होंने मुझे बाद में बताया कि अगर मैं टर्न करके देखता तो मैं तुम्हें वापस ले आता। पर मैं चाहता था कि तुम पढ़ो, इंडिपेंडेंट रहो। तो हॉस्टल में, हालाँकि बाद में ज़िंदगी के लेटर ईयर्स में मुझे लगा कि मुझे परिवार के साथ और रहना चाहिए था। मैं 22 साल हॉस्टल में रही, तो 22 साल अपने परिवार से मैं दूर रही। मुझे परिवार मतलब सिर्फ मैं 2 महीने अपने परिवार को देखती थी। तो आप समझिए उनका भी सैक्रिफाइस कितना था, क्योंकि वो चाहते थे मुझे, उन्होंने बहुत इंडिपेंडेंट बनाया। क्योंकि मैं अपना बैंक का अकाउंट जब मैं 12 साल की थी या 13 साल की थी खुद खोलने गई थी। मैंने अपना पासपोर्ट खुद जाके बनवाया, सब कुछ किया। तो इंडिपेंडेंट बहुत बनाया उन्होंने, बट परिवार का थोड़ा सा मिसिंग रहा लाइफ में। तो जब मैं वनस्थली भेजा गया, तो वनस्थली एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ लड़कियों को पंचमुखी शिक्षा दी जाती है। मतलब सोचिए, मैंने वहाँ पे हॉर्स राइडिंग सीखा, मैंने वहाँ फायरिंग सीखा, मैंने वहाँ एक इंस्ट्रूमेंट आता है जल तरंग, जिसमें पानी डाल के इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है। पानी, कोई तार नहीं होते हैं, पानी से आपको सुर समझना होता है कि अब ये सा है, इतना पानी डालने पे सा है, इतना पानी डालने पे रे है। तो ऐसे करके सारे इंस्ट्रूमेंट फिक्स करने हैं। तो वो इंस्ट्रूमेंट मैंने बजाना सीखा, मैंने सितार बजाना वहाँ सीखा, मैंने डांस में मास्टर्स किया वहाँ से। और पढ़ाई में ईश्वर की दया से थोड़ी मैं ठीक ठाक थी, अच्छी थी। बचपन से ना मुझे डॉक्टर बनने का शौक़ था। मैं सपना देखती थी कि मुझे, मेरे माँ बाप का नहीं था, मेरा शौक़ था। मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं किया। एक ही बेटी थी तो उनका था कि जो भी बन जाए। और चूँकि घर में लड़कियाँ कम हैं तो हम लोग को थोड़ा ज़्यादा वो लाड प्यार मिलता था।
मुझे था कि मैं डॉक्टर बनूं, और मैंने डॉक्टर का एक रोमांस था कि वो कोट पहन के जाना और हेल्प करना, लोगों की कोई बीमारी हो उसको ठीक करना। पर जब मैं एक्चुअली मेडिकल मतलब मैं वहाँ पहुँचने को गई, तो मुझे लगा कि वो ब्लड, हाथ पैर सब देख के जो मेरा रोमांस था मेडिकल के प्रति वो एकदम सब ख़त्म हो गया। और प्लस थोड़ा रैगिंग भी बहुत तगड़ा हुआ था मेरा वहाँ पर। तो मुझे लगा कि ये फील्ड तो मेरे लिए नहीं है, क्योंकि वो ब्लड देखते ही मुझे कुछ होने लग गया। तो बहुत अर्ली मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं ये मेरे लिए फील्ड नहीं है। लेकिन अब क्या, अब कोई गाइड करने वाला तो उस वक्त था नहीं मुझे कि मुझे कहाँ जाना है। तो मैंने भी जो जो मिलता गया करती चली गई। मैंने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया। उस साल एक भी बड़ी इंसिडेंट से मतलब मज़ेदार सा इंसिडेंट है। मैं जब कर रही थी ग्रेजुएशन, तो एक लड़की थी जो टॉप करती थी मुझसे, और मैं सेकंड थर्ड आती थी। तो उसने कहा मुझे मुझे ना हरा नहीं सकता है। तो मैं नाश्ता कर रही थी, तो मैंने कहा ये चैलेंज है क्या? तो उसने कहा चैलेंज है। मैंने कहा चलो ठीक है, तो चैलेंज ले लेते हैं। तो चैलेंज लिया। उस साल मैंने क्लास नहीं, कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी टॉप किया। और जब मैंने टॉप किया तो उस लड़की को मैंने थैंक यू कहा कि तुम्हारी वजह से मैंने उस समय तो हमारी आपस की बात हो रही थी क्लास की, मैंने यूनिवर्सिटी टॉप कर लिया। तो पढ़ती रही। फिर मैंने मास्टर्स किया दिल्ली से जा कर के, हिंदू कॉलेज से मैंने मास्टर्स किया पॉलिटिकल साइंस में ही। पर मुझे ना कुछ जम नहीं रहा था, मुझे लग नहीं रहा था कि मुझे क्या करना है। मैंने एम्स में राउज़ करके एक वहाँ पर दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है जो आईएएस की प्रिपरेशन करवाता है, उसको मैंने ट्राई किया। बिकॉज जब आपको कुछ पता ही नहीं तो आप हर चीज़ को ट्राई करने लगते हैं। तो मैंने हर चीज़ ट्राई करने लग गई। राउज़ में गई, प्रीलिम्स दिया, तो मुझे लगा कि नहीं ये भी मेरे लिए नहीं है, अब क्या करें। फिर लोगों ने कहा कि एक मेरे पिताजी सोशल सर्विस में थे, स्विस एजेंसी थी स्विट्ज़रलैंड की, उसमें काम करते थे। तो मैंने सोचा कि टीएसएस कर लेते हैं, पापा के साथ ही काम करेंगे। तो वहाँ मेरा एडमिशन हुआ नहीं, तो बड़ी मैं दुखी हुई कि अब क्या करें। तो जब मैं मास्टर्स कर रही थी दिल्ली में, तो मेरे साथ एक लड़की थी तुलिका। तो उसने कहा कि हम लोग ना जा रहे हैं एक वर्कशॉप अटेंड करने मास कम्युनिकेशन का। तो मैंने कहा ये क्या होता है? तो उसने कहा जा रहे हैं, चलो तुम भी चलो। मैंने कहा चलो चलते हैं। मैं वहाँ गई, तो वहाँ स्टेट्समैन के एडिटर मिस्टर मक्कर आए हुए थे, वो वर्कशॉप ले रहे थे। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मुझे लगा कि जब वो पढ़ा रहे थे तो मुझे लगा कि समथिंग वेरी यूनिक एंड समथिंग वेरी डिफरेंट। तो मैंने कहा मुझे भी करना है। तो चूँकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, तो किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकती थी मैं। तो मुझे लोगों ने कहा कि पार्ट टाइम तुम कहीं कर सकती हो। तो वहाँ भारतीय विद्या भवन में मैंने इवनिंग क्लासेस ज्वाइन कर लिया। मॉर्निंग में दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदू कॉलेज जाती थी, इवनिंग में मास कम्युनिकेशन किया। तो मास कम्युनिकेशन में मैंने बहुत टॉप किया उसमें। और मिस्टर मक्कर मेरे को फाइनल टाइम पे उन्होंने मुझे बुलाया और बोल के कहा कि तुम्हारे में एडिटिंग में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाई थी मैं उस समय। अभी भारतीय विद्या भवन में कभी किसी ने इतना मार्क्स लाया नहीं था। एग्ज़ाम होता है इसका? हाँ, एग्ज़ाम होता है, प्रॉपर एग्ज़ाम होता है, रिटन एंड वो वाइवा दोनों होता है। पूछते क्या रिटर्न में? ब्रिटेन में अब मुझे याद नहीं है, नहीं ये मैं तुमको किसके 1994 की बात कर रही हूँ मैं, मुझे याद नहीं। कुछ तो पेपर होता होगा, कुछ तो होता होगा, मुझे उतना ध्यान नहीं है अभी। तो रिटन में और वाइवा था। तो वाइवा के समय में मैं थोड़ी नर्वस हो गई, तो उन्होंने मुझे बाहर ला करके एक सेंटेंस बोला जो कि बहुत अजीब सा सेंटेंस है। और फिर मतलब आई डोंट नो ऑन कैमरा बोलना चाहिए कि नहीं, बट उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला। उसका मतलब ये था कि कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि उसको कोई हिला नहीं सके। और वो मंत्र मैंने उस दिन पकड़ लिया उनसे। उन्होंने कहा कि वो कॉन्फिडेंस का एक जो स्टेट बोला था वो मैं यहाँ पर अभी नहीं खैर पर उन्होंने एक और सेंटेंस कहा कि तुम एडिटिंग में बहुत अच्छा तुम्हारा स्किल है, तुम या तो बॉम्बे जाके रेनू सलूजा को ज्वाइन करो या फिर पुणे जाके फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो। जी। तो मैं दोस्तों से पैसा वैसा लेके बॉम्बे पहुँच गई, रेनू सलूजा जी के पास भी गई मैं। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो 6-7 असिस्टेंट हैं, अभी मैं रख नहीं सकती किसी को। मैं पूना इंस्टीट्यूट गई तो मालूम चला वहाँ 0 सेशन चल रहा है, वहाँ अभी कुछ हो नहीं सकता है। वापस बॉम्बे आई और थोड़ा बहुत काम शुरू किया। टी सीरीज़ के साथ कुछ दिन काम किया, गुलशन जी उस समय जिंदा थे। फिर ऐसी थोड़े बहुत फिल्में इधर उधर करती रही मैं। बाद में फिर मुझे विनोद चोपड़ा के पास किसी ने रिकमेंड करके लगवा दिया। तो विनोद चोपड़ा की सारी फिल्में रेनू जी एडिट करती थी। वापस रेनू जी के पास मैं वहाँ पर उनसे मुलाकात हुई। रेनू जी ने जैसे ही मुझे देखा कहा कि अरे तुम, तो मैंने कहा मैम आप ही के पास आना था, आपके पास पहुंच गए। उस समय वो हेराम कर रही थी। तो जनरली क्या होता था, विनोद चोपड़ा की जितनी भी फिल्में होती थी तो रेनू जी उनके साथ जाती थी लोकेशन पे। बट चूँकि वो हेराम कर रही थी तो साउथ में उनको जाना पड़ता था कमल हसन के साथ जी के साथ, तो वो उस समय अवेलेबल नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि विनोद से कहा कि मैं विनोद की असिस्टेंट उसमें ज्वाइन हुई थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये लड़की दे दो, ये मेरा काम सारा देखेगी। तो मुझे मिशन कश्मीर में बुलाया गया एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, बट लुकिंग एवरीथिंग इन एडिटिंग।
तो रेनू जी ने थोड़ा बहुत अपना ब्रीफ दिया सब मुझे, और हम लोग गए कश्मीर। और वहाँ मैंने एक बहुत अच्छा लेसन विनोद चोपड़ा जी से सीखा। हम लोग एक पहाड़ पे एक शूटिंग कर रहे थे, और सबको कहा गया कि जितने मिनिमम जब चीज़ें हैं उतने लेके चलो, कुछ पहाड़ में चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है। तो मैंने क्या किया कि बहुत सारी चीज़ें नीचे छोड़ दी और खाली जो मुझे लगा कि ज़रूरत होगा वो ले लिया। तो एक मिशन कश्मीर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो एक शॉट है जिसमें कि ऊपर से संजय दत्त उसको ऋतिक रोशन को नीचे से लोकेट कर रहा है। ऋतिक का बैक टू कैमरा शॉट था, तो उसमें टाइमिंग देना था, तो मैं टाइमर नीचे ही भूल के आ गई। तो विनोद ने पूछा टाइमर, तो मैंने कहा सर मुझे लगा कि ज़रूरत नहीं है, तो मैं नीचे ही छोड़ के आ गई। उन्होंने मुझे साइड में बुलाया और लेके गए और बोला कि मीडियोक्रेसी डजंट सर्व एनी पर्पस इन दिस इंडस्ट्री, सो बी द बेस्ट। ये मंत्र मैंने वापस हर वक्त मैंने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अपने पास रखा है, तो ये मंत्र मैंने वहाँ से रखा, मीडियोक्रेसी डजंट सर्व एनी पर्पस इन दिस इंडस्ट्री, सो बी द बेस्ट। आप थोड़ा समझा सकते हैं? उन्होंने कहा कि मीडियोक्रेसी जो होती है ना, जो मीडियोक्रेसी का हिंदी शब्द मतलब जो नॉर्मल चीज़ें आप करते हैं तो वो आपको बहुत बेहतर नहीं बना सकता है, बहुत कहीं ऊंचाइयों पे नहीं ले जा सकता है। तो कुछ भी अच्छा बनने के लिए आपको बेहतर बनना बहुत ज़रूरी है, और बेहतर बनने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं और क्या करना चाहिए। क्योंकि याद है मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए था कि ऊपर जाकर के बैक टू कैमरा शॉट होने वाला है, क्योंकि मुझे पता था क्या सीन शूट होने वाला है। तो बैक टू कैमरा शॉट होगा तो डेफिनेटली टाइमर की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज स्क्रीन टाइम ऐड करना पड़ता है ना, कितना टाइम फिल्म में जाएगा। तो टाइमर मुझे मतलब फोर्स ही करना चाहिए था कि मुझे टाइमर नहीं छोड़ना चाहिए था, बिकॉज अगेन मीडियोक्रेसी क्या था, मैंने कहा ये भारी हो जाएगा, चलो थोड़ा सा लेके चलते हैं, ये सोचा मैंने। और बेस्ट क्या होता कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं पहले से सोच के मैं लेके जाती, तो क्या होता उस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत होती वो अवेलेबल होता। आप समझे जो मैं कह रही हूँ? जी। तो वो चीज़ मैंने उस समय उनसे सीखी, और उसके बाद से पूरी जब तक मैंने विनोद चोपड़ा जी के साथ काम किया मैंने कभी कोई मिस्टेक नहीं किया। मैम, आपने अपने जब एज स्टूडेंट के एज में थे, आपने इतनी सारी चीज़ें क्यों सीखी? आपको जब आपका प्रोफाइल हम देखने गए थे, आपका प्रोफाइल में बहुत कुछ आया था कि आप डांस करते हैं, आप सिंगिंग करते हैं, एंड आप बहुत मल्टी टैलेंटेड हैं, तो आपने इतना सारी चीज़ें क्यों सीखा? मुझे बहुत शौक़ था सीखने का, और स्कूल में टाइम अवेलेबल था। मुझे लगता था कि जब चीज़ें अवेलेबल हैं और मैं कर सकती हूँ, जाके कर सकती हूँ, तो मैं क्यों ना सीखूँ। मुझे शौक़ था सीखने का, मुझे शौक़ था पढ़ने का। जैसे जब मैं मास कम्युनिकेशन में गई तो टाइपिंग ज़रूरी नहीं था, तो मैंने टाइपिंग सीख लिया। वो टाइपिंग आज मुझे एडिटिंग में बहुत हेल्प करता है। मुझे नीचे देख के एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं स्क्रीन पर देखती हूँ और मेरा उंगलियाँ चल रही होती हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपने सीखा है वो आपको ज़रूर फ़ायदा देगा कुछ न कभी, किसी न किसी वक्त में आपको। और प्लस होता है हर इंसान का शौक़ होता है ना, आपको शौक़ करता है आप सीखने का। तो और प्लस मुझे रास्ते नहीं पता थे कि मुझे कहाँ क्या करना है, ये भी था। और दूसरा जो आपको मैंने बताया शौक़, म्यूज़िक संगीत जो है ना वो मेरे ब्लड में था शायद कहीं भी। मुझे बहुत, आज भी देखिए मैं, आपने देखा होगा तो मैंने गाना बनाया, खुद गाना कंपोज़ किया है और खुद लिरिक्स लिखे हैं, खुद उसको बनाया मैंने गाने को। तो म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक़ रहा शुरू से। प्लस जिन्होंने मुझे शिक्षा दी म्यूज़िक की, एक्चुअली फॉर्मल एजुकेशन तो नहीं कह सकते, बट जिन्होंने सिखाया उन्होंने मुझे मेरे शरीर में म्यूज़िक डाला, बिकॉज़ परिवार में किसी को भी म्यूज़िक का उतना शौक़ नहीं था। तो उन्होंने अभी उनको पद्मश्री मिला था, वो एक्सपायर हो गए हैं पिछले महीने ही। तो उन्होंने लक्ष्मण भट्ट तैलंग सर नाम था उनका, तो उन्होंने मुझे जो म्यूज़िक सिखाया वो मैंने डाल दिया। उसका मुझे प्रोबेबली बहुत मन किया कि और आगे सीखूं और आगे करूं। ओके, आपने एडिटिंग फील्ड की चुना? हाँ, फिर वही तो कमिंग बैक टू दैट, तो फिर जो मिशन कश्मीर के दौरान, फिर उस मिशन कश्मीर के दौरान रेणु जी ने जब लौट के आई तो उन्होंने कहा बेटा तुम FTII जाओ। उन्होंने कहा मुझे, मैंने कहा मैं गई थी पर एडमिशन नहीं था। बोला नहीं अभी एडमिशन खुल गए हैं तुम जाओ। आप समझा सकते हैं क्या है FTI? FTI फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे में भारत सरकार का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। फ्री है? नहीं फ्री नहीं है, बट बहुत बेसिक फ़ीस लगती है वहाँ पर। मेरे टाइम पे तो बहुत ही बेसिक लगता था, अभी का मुझे पता नहीं फ़ीस का। उस समय में बहुत बेसिक फ़ीस था। मैंने पहले फर्स्ट ईयर में 5,000 के आसपास फ़ीस थी, सेकंड ईयर में शायद 20-25,000 ऐसे बहुत बेसिक फ़ीस थी। मगर बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जहाँ पर फ़िल्म की ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे आप डॉक्टर बनना है तो मेडिकल कॉलेज जाते हैं, तो फिल्म मेकर बनना है तो फिल्म स्कूल कहते हैं उसको, फिल्म स्कूल जाते हैं आप। तो वहाँ जा कर के, और रेणु जी का, चूँकि रेणु जी वहाँ की पास आउट थी तो उनको लगता था कि, विनोद चोपड़ा भी वहाँ के पास आउट थे, तो उनको लगता था कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाके फॉर्मल एजुकेशन की शिक्षा लेनी चाहिए। तो फिर मैंने उसका रिटन टेस्ट होता है और भारत से सिर्फ 8 बच्चे लिए जाते हैं।
तो आप इमेजिन करिए कि सिर्फ 8 बच्चों का सिलेक्शन होता है हर एक साल, हर एक साल में। तो मैंने फॉर्म भरा और विनोद चोपड़ा ने कहा मुझसे कि मतलब जनरली सबका सेकंड अटेम्प्ट में होता है, किसी का थर्ड अटेम्प्ट में होता है। तो मैं भी सोच के चली हुई थी कि सेकंड अटेम्प्ट में ही होगा मेरा भी, कि 8 बच्चे में से ज़रूरी थोड़ा ना आपका भी नंबर आए, पर एज गॉड विलिंग, कहते हैं ना, समथिंग हैपन्स टू बाई चांस, समथिंग हैपन्स टू बाई चॉइस। दिस हैपन बाई चांस इन माई लाइफ विच बिकेम माई चॉइस। तो ऐसा हुआ कि पहले अटेम्प्ट में ही मेरा हो गया और मैं फिर वहाँ चली गई विनोद जी को छोड़ के। उनका काम कंप्लीट करने के बाद मैं पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट चली गई और 3.5 साल में वहाँ, 3.5-4 साल के आसपास में वहाँ कोर्स कंप्लीट किया और फिल्म की पूरी ट्रेनिंग ली वहाँ पर। ओके मैम, अब ना स्टार्ट करते हैं आपका जब चैलेंजेस आपने फेस किया है एडिटिंग के फील्ड में। तो आप कोई एक मेमोरेबल या फिर कोई एक इंसिडेंट बता सकते हैं जब आपने चैलेंजेस के फेस में उस चीज़ को देखा जब? हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट तो जब मैं बॉम्बे आई तो जिस तरीके की मैं लड़की थी और जिस तरीके था, तो सब जो भी मुझसे मिलते थे कहते थे कि तुम्हें यहाँ कोई काम नहीं मिलेगा, तुम्हें यहाँ कोई काम नहीं देगा, हमेशा लोग ये कहते थे। और जिस समय मैं आई थी हमारे टाइम पे लड़कियाँ बहुत कम हुआ करती थी, बहुत ही कम, मतलब 1, 2, 3 आप गिन सकते थे। और प्लस उस समय सैटेलाइट चैनल्स भी नहीं थे, तो कुछ प्रोडक्शन हाउसेज थे जो फिल्मों में काम दिया करते थे। तो मुझे याद है मैं हर ऑफिस में जाती थी अपना बायोडाटा ले करके, और सब कहते थे कोई एक्सपीरियंस, तो मैं कहती थी नहीं, तो कहते नहीं काम मिलेगा। मैंने कहा जब तक आप काम देंगे नहीं तो मुझे एक्सपीरियंस आएगा कहाँ से। तो ये बड़ा ही वो मुर्गी अंडे वाला सवाल था कि एक्सपीरियंस और काम देना। जब कोई काम ही नहीं देगा तो आपके पास एक्सपीरियंस होगा कहाँ से। खैर कहीं ना कहीं अंत होना था और मिला, लेकिन हर वक्त मैं ये हमेशा सुनती थी कि आपको काम मिलेगा नहीं, यहाँ पे काम देगा नहीं कोई आपको। तो जो नहीं 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 सुनते सुनते ना आप में फिर वो एक अंदर से एक पावर आता है कि मुझे करना है, क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं। मैं हमेशा अपने आप से सवाल पूछती हूँ कि मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। आई वुड लाइक टू सी दैट कि वाई आई कैन नॉट एंड वाई आई एम नॉट। तो ये जो क्वेश्चन है मैं हमेशा अपने आप से पूछती हूँ, और मैं किसी को प्रूव करने के लिए नहीं करती हूँ, मुझे खुशी मिलती है, मैं इसलिए करती हूँ। समथिंग गिव्स यू। मैं बहुत ऑप्टिमिस्ट हूँ। आप मुझे कचरे के डब्बे में भी डाल दीजिए ना, तो मैं बैठ के सोचूंगी निकलने के बाद क्या काम करना है। मेरा एक ईमेल आईडी मैंने 2000 में जब पूना इंस्टीट्यूट गई थी तो मैंने ईमेल आईडी बनाया था, ग्रेट फ्यूचर अहेड। जब मैं वॉल्टर मर्ट साहब हमें पढ़ाने आए थे वहाँ पर, मैंने उनको ईमेल आईडी दिया तो बड़े खुश हुए, मुड़ करके बोले कि बहुत सुंदर बनाया तुम्हें, भविष्य भी तुम्हारा अच्छा होगा। तो मैंने मतलब उस वक्त मैंने बनाया था 2000 में, 2000 में नया गूगल आया था, तो मैंने बनाया था greatfutureahead@gmail.com। तो वो मुझे जो वॉल्टर मर्ट साहब ने जब मुड़ करके जवाब बोला तो मुझे लगा कि अच्छा किया मैंने। तो वो जो ना आप छोटी छोटी चीज़ें आपको खुशियाँ देती हैं और फिर आपको दिल करता है कि आप और करें, फिर और करें, अपने आप को आप खुश करने के लिए भी कुछ चीज़ें करते हैं। तो वो मैंने ज़िंदगी में ऐसा किया। मूवीज़ की बात करते हैं। हाँ, आपने कितनी मूवीज़ बनाई? हाँ, तो FTI का सब वहीं से बताती हूँ। तो FTI में रेनू जी ने तो मुझे वहाँ भेजा। FTI में मेरा जो टर्निंग पॉइंट था वो था वॉल्टर मर्ट साहब का आना। वहाँ पर FTI में क्या होता है, एक तो आपके इन फैकल्टी होते हैं और दूसरे बाहर से फैकल्टी बुलाए जाते हैं जो आपको आके पढ़ाते हैं। उसमें से कुछ वर्ल्ड के रिनाउंड फिल्म मेकर्स होते हैं। तो हमारे टाइम पे वॉल्टर मर्ट साहब जिन्होंने गॉडफादर एडिट किया है, एपोकलिप्स नाउ एडिट किया है, कोल्ड माउंटेन एडिट किया है, और वो पहले फिल्म मेकर थे जिनको एक रात में 2 ऑस्कर मिला था। बाद में AR रहमान साहब को भी मिला, लेकिन सबसे वो पहले फिल्म मेकर थे, मतलब फिल्म टेक्नीशियन थे जिनको 2 ऑस्कर एक रात में मिला था कोल्ड माउंटेन के लिए, बेस्ट एडिटर एंड बेस्ट साउंड डिज़ाइन। तो वो आए जब पढ़ाने, उन्होंने मेरा फिल्म देखने का नज़रिया बदल दिया। उन्होंने मेरे को फिल्म का जो एक्चुअल मीनिंग होता है साउंड एंड पिक्चर, मैरिड साउंड एंड पिक्चर, दैट एक्चुअली came as a reality in front of me, the way he explained the picture and sound to me. और मैंने जनरली कोशिश की अपनी सभी फिल्मों में उनसे मिलने के बाद कि साउंड को भी कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है, साउंड को कितना ब्यूटीफाई किया जा सकता है एक फिल्म में, ताकि आपका पिक्चर में और ताकत मिले और आपकी पिक्चर में और पावरफुल हो। आप थोड़ा डीपली समझा सकते हैं? जैसे क्या होता है, हमारे चलचित्र कहते हैं ना, तो हम कहते हैं उसमें मोशन पिक्चर और साउंड, इसका कॉम्बिनेशन होता है। तो आपका विजुअल्स तो बड़े खूबसूरत आपने बनाए हैं। अगर आप एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देती हूँ, एक विजुअल है, हाँ, उसमें आप एक डरावना साउंड लगा दीजिए तो आपको डरावनी फील आएगी। अब आप उसमें एक रोमांटिक साउंड लगा दीजिए, आपको रोमांटिक फील आएगी। आप उसमें एक नॉर्मल इमरजेंसी का साउंड लगा दीजिए, आपको इमरजेंसी की फीलिंग आएगी। विजुअल सेम है, आप सिर्फ साउंड चेंज कर रहे हैं। और एक किसी भी सस्पेंस थ्रिलर में आप साउंड को म्यूट कर दीजिए, आपको कोई फीलिंग नहीं आएगा। आप इतना डर रहे होंगे, इतना सब कुछ हो रहा होगा, आप साउंड म्यूट कर दीजिए, कोई फीलिंग नहीं आएगा। इसका मतलब है कि आप जो इमोट करते हैं आप साउंड से इमोट करते हैं।
समझ रहे हैं आप? तो इसके लिए साउंड कितना इम्पॉर्टेंट है एक विजुअल के साथ, वो वॉल्टर मर्ट साहब ने सिखाया मुझे कि कितना इम्पॉर्टेंट, एक छोटी छोटी भी साउंड भी कितना इम्पॉर्टेंट होता है एक पिक्चर में, वो उन्होंने मुझे सिखाया, जो मैंने समझा और मेरा नज़रिया बदल गया फिल्म देखने का। बाद में मुझे, अब लेटर आपको मैं फिर बाद में चीज़ों में बताऊँगी कि जब मैं ऑस्कर कैंपेन कर रही थी अपनी फिल्म का, तो मैंने किसी एक जूरी से पूछा था, एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी से वहाँ पूछा था कि ऑस्कर में आने के लिए क्या एक बेसिक चीज़ है जो होनी चाहिए किसी भी फिल्म में। तो उन्होंने कहा था पिक्चर दिखनी अच्छी चाहिए और पिक्चर सुनाई अच्छा देना चाहिए। आप समझ गए, विजुअल्स अच्छे होने चाहिए और साउंड अच्छा होना चाहिए। यही चीज़ वॉल्टर मर्ट साहब ने मुझे उस समय सिखाया। मैम एक चीज़ ऐड करना था, जो हमारी ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा ना, जब हम लोग कॉलेज से आ रहे थे तो बहुत सारे एडिटर्स मिले थे जो बता रहे थे कि अगर आप मैम के पास जाएंगे तो जो स्टूडेंट्स हैं जिनको एडिटिंग सीखनी है और जो एडिटिंग के फील्ड में है, तो उनके लिए आप कुछ बता सकते हैं कि एक एडिटर के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं और अगर इसे इस फील्ड में आना है तो क्या क्या करना है? सबसे इम्पॉर्टेंट तो है परसिवियरेंस, बिकॉज़ ये फील्ड बहुत इजी नहीं है। मैं डिफ़िकल्ट नहीं कहूँगी, बिकॉज़ अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, राइट? इफ़ आई कैन डू इट, यू कैन डू इट, एवरीबडी कैन डू इट, है ना? तो इम्पॉसिबल नहीं है, बट थोड़ा इसमें परसिवियरेंस की ज़रूरत पड़ती है, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज़ आपको हर वक्त याद दिलाना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, हर वक्त आपको। तो ये सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, और दूसरा ड्रीम। अगर आप ड्रीम देखेंगे तभी कुछ सक्सेसफुल कर पाएंगे आप। और फोर्थ जो मैं आपसे अभी हम बात कर रहे थे, एडिटर के लिए एक बहुत ज़रूरी है अपनी ऑब्जेक्टिविटी इंटैक्ट रखना। किसी भी चीज़ को आप कितनी बार भी आप देखें, आपको अपनी ऑब्जेक्टिविटी इंटैक्ट रखना है, ताकि और क्योंकि होता क्या है ना, एडिटर का काम क्या होता है, आप जो डायरेक्टर होता है वो होता है उसको डेस्टिनेशन जाना है, और ड्राइवर का काम करता है एडिटर। तो आपको जो डेस्टिनेशन दिया गया आपको वहाँ पहुँचाना है, मगर कैसे पहुंचाना है, जो आपको गाइडेंस दिया गया उसके थ्रू, है ना? तो इसको मैं सिंपल भाषा में कहूँगी एक एडिटर के लिए कि बेसिकली क्या करना होता है कि आपको रेस्टोरेंट में कोई आया है और उसने एक चिकन बिरयानी ऑर्डर किया या वेज बिरयानी ऑर्डर किया या पालक पनीर ऑर्डर किया, तो आपको वही चीज़ मिले, मैं आपको पालक पनीर ही दूंगी, लेकिन चूँकि आपने ऑर्डर पालक पनीर दिया है, लेकिन उसको मैं अपने स्टाइल से बनाऊँगी। वो एक एडिटर काम करता है। नहीं तो आप ऑपरेटर को ला करके काम करवा सकते हैं ना, एक एडिटर को क्यों लेके आएंगे? एक एडिटर आता है तो एक इंडिपेंडेंट ब्रेन आता है उस मटेरियल पे, उस सररचेज पे काम करने के लिए। तो एडिटर को बताना, मतलब जो इनको फ्यूचर करना है, उनको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि परसिवियरेंस होना चाहिए उनमें, सस्टेन करने की, सस्टेनेबिलिटी, सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, मेहनत, हार्ड वर्क का तो कोई शॉर्टकट नहीं है ना? और एडिटर को ज़्यादा हार्ड वर्क, क्योंकि एक जगह बैठ के आपको एक ही चीज़ को बार बार देखना है। तीसरी चीज़, चौथी चीज़ क्या होगी, पिक्चर खूब देखिए, बिकॉज आप जितना अच्छा लोगों का काम देखेंगे उतना अच्छा सीखेंगे। सिनेमा देखने से अच्छा शिक्षक और कोई नहीं है। सबसे बेस्ट चीज़ है आप जितने सिनेमा देखें, अ फिल्म अ डे ऑल्सो विल वर्क। प्लस पढ़ें एडिटिंग के बारे में कि कैसे, जैसे एक बुक है वॉल्टर मर्ट साहब की ब्लिंक ऑफ एन आई, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया है उसमें, तो आप दूसरों के एक्सपीरियंस से अपना काम को बेहतर बना सकते हैं। तो आपने कोई एडिटिंग की फील्ड में कोई बुक पढ़ा जिसके लिए आपको बहुत नॉलेज आया हो? हम बहुत सारी बुक पढ़ी है मैंने। एक 5 C's ऑफ सिनेमेटोग्राफी है, वो बहुत अच्छी बुक है। ब्लिंक ऑफ एन आई है, फिर एडिटिंग का भी 2-3 बुक है एडिटिंग पे। स्क्रीन प्ले, आप स्क्रीन पे के बुक भी एडिटर, क्योंकि क्यों आपको बताऊं, एक्चुअली एक जो एडिटर होता है ना, वो रीराइट करता है। आप जनरली सुनते होंगे हमेशा कि एडिटर जो है रीराइट करता है अपनी फिल्म को। एक राइटिंग टेबल पे लिखी जाती है, एक एडिटिंग टेबल पे। तो आप क्या करते हैं, जो राइटिंग टेबल पे लिखी गई है उसको शूट किया गया है, फिर उसको आप मैनिपुलेट करते हैं साउंड एंड विजुअल्स के साथ कि किस तरह से बेहतर तरीके से उसको प्रोजेक्ट करें, ताकि सबसे बेस्ट तरीके से जो स्क्रिप्ट लिखी गई है वो पर्दे पे उतर सके, है ना? तो आप साउंड एंड विजुअल्स को मैनिपुलेट करते हैं, उनको स्ट्रेच करते हैं, उसको स्क्वीज़ करते हैं, उसको आगे पीछे करते हैं, उसको जक्सटापोजिशन करते हैं, उसको मोन्टाजेस में लाते हैं, हर तरीके, उस बेहतर तरीके से जो स्क्रिप्ट लिखी गई है उसको पर्दे पे लाने की आप कोशिश करते हैं। ओके मैम, नाउ कम टू योर मूवीज़ लाइफ। आपकी आज तक लाइफ में कोई ऐसी मूवी है जो आपको हमेशा ज़िंदगी में याद रहेगी? उसका एंड क्या हुआ वो मायने नहीं करता, पर आपके लाइफ में कभी एक ऐसी मूवी आई है जिसको आपने एडिट किया हो बट कुछ हुआ हो जिससे वो रिलीज़ ना हो पाई, या फिर आपके लिए है वो मूवी आज भी?
हाँ, एक फ़िल्म इंडियाज़ डॉटर मैंने की थी निर्भया के ऊपर। जी। मुझे ऐसा लगता है कि उस फ़िल्म में मेरा काम मैंने अपना जो बेस्ट दे सकती थी, मैंने वो देने की कोशिश की। और जो फ़िल्म के डायरेक्टर थी, उन्होंने मुझे पूरा फ्री हैंड दिया। एक्चुअली मैंने फ़िल्म को 45% शूट भी खुद किया है। मैंने खुद शॉट्स डिज़ाइन किए, एडिट करके खुद शॉट्स डिज़ाइन किए, खुद शॉट्स को वापस आकर के किया। फ़िल्म को कई बार रीशूट करना पड़ा, कई बार बहुत कुछ दोबारा करना पड़ा। उस फ़िल्म में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई रही फ़िल्म में, मगर जो मुझे अब मैं फ़िल्म को देखती हूँ तो मुझे लगता है मेरा बेहतरीन वर्क है। और इसी से रिलेटेड एक इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहूँगी। हम लोग फ़िल्म को ऑस्कर में फ़िल्मों को कैंपेन करना पड़ता है। जी। तो ऑस्कर कैंपेन के लिए हम लोग न्यूयॉर्क में थे और फ़िल्म को मेरिल स्ट्रिप आई थी उसको ओपन करने के लिए, फेस्टिवल्स के लिए ओपन किया जाता है। एक आप किसी अच्छे एक्ट्रेस को लेके आते हैं, तो मेरिल स्ट्रिप ने न्यूयॉर्क में उस फ़िल्म को ओपन किया था। और हम लोग न्यूयॉर्क फ़िल्म इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में थे वहाँ पर। और करीब 450-500 लोग थे उस दिन बैठे हुए। और उन्होंने पहले तो बाहर वो आई तो 22 साल से मैं, मेरे लिए वो एक कहते हैं ना आप, मेरे लिए वो दीवा थी। मैं उनको देखना चाहती थी उनको। तो जब उन्होंने मुझे हग किया, मैं एक्चुअली 3 दिन तक नहाई नहीं मैं, क्योंकि मुझे उन्होंने हग किया था। और मैंने उनको मतलब पहली बार टच किया था तो मुझे लगा मेरे लिए 22 साल का। और जब उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने उनसे हाथ मिलाया, तो मैंने उनसे कहा कि मैम, इट टुक मी 22 ईयर्स टू रीच यू। तो हाथ मेरे ऐसे हिल रहे थे, तो मैंने कहा लुक मैम, माई हैंड इज़ शेकिंग। तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। मुझे लगता है बड़े लोग होते हैं, बड़े बेहतर होते हैं, अपने शब्दों को बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि वेल, विद दिस हैंड यू हैव एडिटेड दिस ब्यूटीफुल फिल्म। एंड मैंने कहा कि व्हेन आई हैव टू डू समथिंग टू रीच यू। फिर वो खूब खिलखिला के हंस पड़ी। और तो फिर उसके बाद हम अंदर गए। जब फ़िल्म के बारे में उन्होंने, लेस्ली के बारे में, डायरेक्टर के बारे में बताया, फ़िल्म के बारे में बताया, फिर अचानक वो कहने लगी, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू दिस गर्ल हु हैज़ फ्लोन ऑल द वे फ्रॉम बॉम्बे टू हियर टू बी विद अस। और हमने कभी उससे पहले ये एक्सपीरियंस नहीं किया था ये चीज़, क्योंकि एडिटर के बारे में जनरली कोई बोलता नहीं है। और उस दिन के हम लोग के लिस्ट में भी नहीं था। और मुझे समझ नहीं आ रहा था, हम लोग, मैं फ्रंट में बैठी हुई थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरे आँख से ना आंसू गिरने लग गए, क्योंकि जैसे ही शी स्टार्टेड एंड आई रिकॉल वर्ड टू वर्ड शी सेड Leslie must have given her thousands and thousand miles of footage. She chosen the best one to make this beautiful film. एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और मैंने कहा लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू हर। तो फिर वो क्योंकि स्पॉटलाइट में थी तो उनको दिख नहीं रहा था, तो ऐसे करके देख रही थी। फिर मुझे लगा कि अब खड़े होना चाहिए, क्योंकि शी स्टार्टेड लुकिंग फॉर मी। तो मैं खड़ी हुई, फिर लोगों ने ताली बजाना शुरू किया और 50 सेकेंड्स तक तालियां बज रही थी। और मैंने 3 बार बो किया, फिर मुझे लगा कि अब बैठना चाहिए शायद। तो उस दिन मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे ओलंपिक में जब किसी प्लेयर को, या आप जब फर्स्ट प्राइज़ जीतते हैं तो आपका फ्लैग ऊपर जाता है और आपका नेशनल एंथम बजता है। वैसी फीलिंग मुझे उस दिन हो रही थी जब मैं खड़ी थी और मैं बो कर रही थी। मुझे लग रहा था कि मेरे देश के लोगों के लिए ऐसा ही वैसा ही एग्जैक्टली वैसा ही फीलिंग हो रहा था। बिकॉज मेरिल स्ट्रिप जो 25 टाइम्स ऑस्कर नॉमिनेटेड विमेन इन हिस्ट्री ऑफ ऑस्कर्स हैं, तो वो फील मुझे आज भी बोल रही हूँ तो मेरा आवाज़ मुझे हो रहा है, वो फीलिंग आ रही है कि जो उन्होंने वैसा उस दिन कहा। और मुझे 22 साल लगे उस जगह पे पहुँचने के लिए, उस चीज़ को हासिल करने के लिए और उस चीज़ को करने के लिए। तो वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। मैम, आपने इतनी बुरी आपकी जर्नी बताई है, चीज़ें सीखी है, आपने अपनी लाइफ से क्या सीखा है आज तक? आपको क्या लगता है कि आपने अलग-अलग फेजेस देखे हैं, आपने अलग-अलग चैलेंजेस देखे हैं, आपने घंटों डाले जिस मूवी के अंदर, वो लास्ट में रिलीज़ नहीं हुई, तो बहुत अलग लगता है, वो अलग फीलिंग होती है। तो आपने क्या सीखा है अपनी लाइफ से? एक चीज़ मैं बीच में थोड़ा आपको बताना भूल गई, मैं बताना चाहूँगी। जब मैं अपने फाइनल ईयर में थी FTIA के, जी। तो मैं वहाँ पर मेरा आई वॉज एंगेज्ड विद अ गाय हु वाज स्टडिंग देयर इन पुणे। AFMC में पढ़ते थे वो, वहाँ पर मेडिसिन में। और वो फाइनल ईयर में थी तो वो एक्सपायर हो गए। उनको प्रॉमिस किया था कि मैं टॉप करूँगी और उन्होंने भी प्रॉमिस किया था कि वो भी टॉप करे उसमें। तो आप इमेजिन करिए, और आप फाइनल ईयर में हों और वो एक्सपायर हो जाएं और आप उनको देख नहीं पाए। मैंने उनको मरने के बाद देख नहीं पाई उनको, और उनको प्रॉमिस किया हुआ था। तो मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं उस कंडीशन में नहीं थी कि मैं वहाँ पर पढ़ सकूँ। और फाइनल ईयर में हूँ मैं, तो मैं घर चली गई, मुझे घर भेजा गया। और फिर मेरे पापा ने जब मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि ये कंडीशन ऐसी देखी, उनको लगा कि शायद मैं सीजिंग टू डेथ, मैं ऐसा कर रही हूँ, वैसा लगा कि शायद मैं बचूँगी कि नहीं। तो उन्होंने मुझे एक सेंटेंस कहा, उन्होंने कहा कि हम लोग उसको गुड बाय नहीं कह पाए क्योंकि हमने लास्ट टाइम देखा नहीं उन्हें, तो तुम कुछ ऐसा करो कि उसको हम गुड बाय कर सकते हो। तो और सबसे बेहतरीन तरीका तुम्हारा गुड बाय कहने का तरीका होगा, तुम फिल्म बनाओ।
तो मेरे को बहुत अच्छा ये आइडिया लगा और आई गॉट बैक एंड एक्चुअली मैं अपने डिप्रेशन, अपने पेन सबसे बाहर निकली। मैंने एयरफोर्स का, चूँकि वो एयरफोर्स में डॉक्टर हो रहे थे, तो मैं एयरफोर्स का परमिशन लिया और एक फ़िल्म बनाना शुरू किया, टच द स्काई विद ग्लोरी, एयरफोर्स के ऊपर। मैं अपने फाइनल ईयर में थी, अपने सब कुछ से बाहर आ गई, पेन से बाहर आ गई। आप इमेजिन करिए, एक आँख से मेरे आंसू निकलता था, एक आँख से मैंने कैमरा भी खुद किया और एक आँख से मैं कैमरा से शूट करती थी फ़िल्म को। और वो फ़िल्म बहुत अप्रिशिएट की गई स्टूडेंट फ़िल्म कैटेगरी में, चूँकि मैं उस समय स्टूडेंट थी। और मुझे याद है कि जब वो फ़िल्म को जहाँ मैं पिक्चर देखा करती थी पूना में, नेशनल फ़िल्म आर्काइव्स बोलते हैं उसको, हम लोग हर दिन वहाँ पिक्चर दिखाया जाता था। जब वहाँ फ़िल्म को स्क्रीन होने के लिए आई पिक्चर, तो मैं एक सेंटेंस भी बोल नहीं पा रही थी। मैं जब मंच पे अपने फ़िल्म को इंट्रोड्यूस करने के लिए पहुंची, तो मैंने एग्जैक्टली यही लाइन बोला था कि इसी जगह पे, इसी थिएटर में बैठ के 3.5 साल मैंने 4 साल फ़िल्म देखी है और आज मुझे अपनी पहली फ़िल्म यहाँ दिखाने का मौका मिल रहा है और होप करेंगे आपको फ़िल्म पसंद आई। मुझे उस दिन स्टैंडिंग ओवेशन मिला था फ़िल्म को। फ़िल्म विदेशों में भी बहुत बहुत अप्रिशिएट की गई और बहुत, उसी फ़िल्म की वजह से मुझे पहली हॉलीवुड की फ़िल्म मिली। उसी फ़िल्म को मेरे जो बाद में गॉडफ़ादर बने, उन्होंने कहीं देखा था और वो आज भी मुझसे कहते हैं कि मुझे उस फ़िल्म का एडिटिंग आज भी सबसे बेहतरीन लगता है। तो वो जो शुरुआत कहते हैं ना आप, स्ट्रगल की शुरुआत, तो आप इमेजिन करिए कि एक लड़की के लिए, और मैं फाइनल ईयर में थी एंड आई बिकेम द फर्स्ट वन फ्रॉम माय बैच टू ग्रेजुएट। तो चूँकि मैंने उसको कहा हुआ था कि मैं सब अच्छा करूँगी, तो मैं, और उसके मरने के बाद उसका भी रिज़ल्ट आया, वो भी टॉपर था। और तो जब मैं वहाँ से निकली उसके बाद, एक्चुअली असल स्ट्रगल तो आपको वहाँ से शुरू होता है, लेकिन ईश्वर की इतनी दया थी कि मैं वहाँ से निकली और मुझे मेरी पहली फ़िल्म, जो हॉलीवुड की फ़िल्म थी, पहली फ़िल्म, मैंने ना कभी असिस्ट नहीं किया उसके, वहाँ निकलने के बाद कभी अपना पहला फ़िल्म जो था हॉलीवुड का फ़िल्म, और फिर उसको किया। दूसरा, हाँ, एक बात जी, और जी। बताऊँ, तो फिर पहली फ़िल्म सुपर फ्लॉप हो जी गई, मैम। बिल्कुल नहीं चली। होता क्या है आपका, यू आर ऑलवेज रिमेंबर फॉर द फ़िल्म फॉर विच योर लास्ट फ़िल्म। आप कितने भी तोप चीज़ क्यों ना हो, आपकी अगर लास्ट फ़िल्म कुछ नहीं की तो आप कुछ नहीं है। तो असल फिर स्ट्रगल वहाँ से शुरू होता है। आपने हॉलीवुड की फ़िल्म तो कर ली, लेकिन अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? बट एज़ गॉड वुड हैव इट, मुझे उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ से फ़िल्म मिलना शुरू हुआ। लोग क्या, जब आप सेट पे काम करते हैं ना, आपको 10 लोग देख रहे होते हैं, तो कहीं न कहीं किसी न किसी की नज़र होती है आप पे। तो इस तरह से वर्ड ऑफ माउथ से मुझे किसी ने रिकमेंड किया, फिर मुझे दूसरी हॉलीवुड की फ़िल्म मिली, तीसरी मिली। फिर स्लमडॉग से पहले की बात है, मैं इंडिया आई हुई थी अपने कुछ मेडिकल इश्यूज़ के लिए, ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर। तो मेरा नंबर चेंज हो गया था, अमेरिकन नंबर वर्क नहीं कर रहा था, इंडिया में नया नंबर लिया था मैंने। अचानक एक दिन फ़ोन आया स्लमडॉग के लाइन प्रोड्यूसर का कि आपका नंबर पिछले 15 दिन से मैं ढूंढ रहा हूँ और आज सोचा था कि आज नहीं मिलेगा तो छोड़ दूंगा, और आपको किसी ने हॉलीवुड से रेकमेंड किया है, एक फ़िल्म के लिए हम लोग करने जा रहे हैं, स्लमडॉग मिलियनेयर। आई होप यू नो हु डैनी बॉयल इज़। तो डैनी बॉयल को मैंने देखा हुआ था ट्रेन स्पॉटिंग के लिए, जानती थी मैं उनको। मैंने कहा श्योर श्योर सर। तो उन्होंने कहा आप अपने स्टूडियो में आ जाइए और आकर के स्क्रिप्ट पढ़ के कंसेंट दें। मैं उसी दिन, आई थिंक उस दिन या नेक्स्ट डे तुरंत पहुंच गई, स्क्रिप्ट पढ़ा। और स्क्रिप्ट तो बहुत कम फिल्में होती हैं जिसके स्क्रिप्ट और फाइनल फिल्म में बहुत कम डिफरेंस होता है। बहुत ही बेहतरीन लिखी हुई स्क्रिप्ट थी, तो मैंने उसको कहा और फिर उस फिल्म को किया, और उसके बाद तो सारी कुछ हिस्ट्री रही है। जी फिर मैम। ज़िंदगी बड़ी आसान हो गई उस फिल्म के बाद। जी। मैम, जैसे मैंने कहा था आपको कि आपने अपनी लाइफ में क्या सीखा अपनी लाइफ से, आप कुछ वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं? हाँ, मैंने अपनी लाइफ से सीखा कि इसको हिंदी में बोलना चाहूँगी, हर ख्वाहिश पूरी हो ये ज़रूरी तो नहीं, हर ख्वाहिश पूरी हो ये ज़रूरी तो नहीं, फिर भी सपनों की आदत बुरी तो नहीं। ठीक है मैम, अभी लास्ट फेज़ में आ गए जहाँ पे हम आपको एक वर्ड देंगे, उस वर्ड का आपको मतलब बताना है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है? गॉडफ़ादर। फ़िल्म का अच्छा, सिर्फ वर्ड के बारे में, जी। गॉडफ़ादर ने मेरी लाइफ बदल दी। मेरे गॉडफ़ादर ने मुझे इंडिया से हॉलीवुड लेके गए। वो एलेक्जेंडर ग्रुनवल्ड उनका नाम था, उनका नाम है, अभी वो हैं। वो गांधी फिल्म के प्रोडक्शन मैनेजर थे। वो भी इंसिडेंट सुना देती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। चलेगा। मैं एफटीआई के फाइनल ईयर में थी और पुणे टाइम्स में एक आर्टिकल आया फिल्म प्रोडक्शन के ऊपर। तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत थी मेरी, चूँकि मास कम्युनिकेशन किया हुआ था। तो मैंने पढ़ा और मैं पुणे टाइम्स के ऑफिस में गई। मैंने कहा सर मुझे इनका नंबर मिल सकता है? तो वो भी बहुत अच्छे थे। मैंने कहा मुझे कुछ काम है ज़रूरी, तो उन्होंने नंबर दे दिया। मैंने तुरंत उनको टेक्स्ट किया, तो हमारे पास उस समय छोटा सा फ़ोन हुआ करता था। तो तुरंत टेक्स्ट किया उनको कि सर मैं एफटीआई की स्टूडेंट हूँ और मैं मिलना चाहती हूँ फिल्म से। तो उन्होंने ना, हाँ, मैंने कॉल किया तो कॉल उठा नहीं, तो मैंने टेक्स्ट करके छोड़ दिया। तुरंत उनका कॉल बैक आया टेक्स्ट के थोड़ी देर बाद,
और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने बारे में बताया। फिर मैंने कहा सर मैंने आर्टिकल पढ़ा है, आपसे मिलना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा बॉम्बे में हो? मैंने कहा नहीं सर मैं पुणे में हूँ। तो सर ने कहा जब भी बॉम्बे आओ तो मुझसे मिलो। तो मैंने कहा सर मैं कल आती हूँ। नहीं कल नहीं आओ, आराम से आओ। तो मैं तुरंत टाइम निकाल के उनके पास मिलने गई और तो उनको मैंने बताया कि मैं एक फ़िल्म बनाने जा रही हूँ, स्टूडेंट फ़िल्म जो टच द स्काई विद ग्लोरी। तो उन्होंने कहा जब कंप्लीट कर लो तो मुझसे मिलने आओ। तो जब मैं कंप्लीट करने लेके गई, फिर आपको पता ही है उनको बात, उसके बाद क्या हुआ, गॉडफादर। दूसरा वर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, एक मेडिसिन से सिनेमा। अब मैंने आपको बताया था ना कि वेरी इनसिक्योर, मतलब आई रिमेंबर स्लमडॉग के बाद सिम्बायोसिस में यहाँ पर कहीं पर मुझे एक अवार्ड सेरेमनी में बुलाया गया था और एक जर्नलिस्ट ने पूछा था एक सवाल कि why have you left the very settled career of medicine to choose very unsettled career of cinema? मैंने कहा था, उसको जवाब दिया था, साहिल के किनारों से हमें इनकार तो नहीं, साहिल के किनारों से हमें इनकार तो नहीं, मगर तूफ़ानों से कश्ती निकालने का मज़ा ही कुछ और होता है। जी, लास्ट वर्ड, और ये मेरी तरफ से आपके लिए, संघर्ष। संघर्ष ने मुझे बहुत बनाया, क्योंकि आपको बताया, अब मुझे याद है, मुझे एफटीआई में भी मेरे लोग मुझे कहते थे कि इसको रॉन्ग एडमिशन है, इसको काम कैसे मिला, इसको काम कैसे मिलेगा। तो संघर्ष बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। और कहते हैं ना, आप जनरली आप सुनते होंगे कि सोने को जब तराशना होता है तो उसको गर्म करना होता है। ये बहुत ज़रूरी है। संघर्ष आपको बहुत, अगेन लोगों पे डिपेंड करता है कि संघर्ष आपको कैसा बनाता है। संघर्ष ने मुझे बहुत ज़्यादा मेहनती, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में, मेरी नानी हमेशा कहती थी कि दूसरों के आगे बढ़ने के लिए दूसरों की लाइन मिटाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी लाइन लंबी करने की ज़रूरत है। तो लंबी करने के लिए आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, दैट इज़ संघर्ष, है ना। आपको ज़्यादा किसी से भी एक्स्ट्रा माइल बढ़ना पड़ेगा, तो वो संघर्ष के थ्रू ही होगा। तो मुझे वो संघर्ष के थ्रू हुआ और मुझे लगता है कि संघर्ष ने मुझे बेहतर बनाया है। अनुराधा मैम, यही था हमारा पॉडकास्ट और आपको मिल के बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद।